Good morning, all of you. I'm Dr. Suraya Shahin, and today I will teach you Wood's Dispatch 1854. Wood's Dispatch 1854 is very important for you, UGC NET, JRF examination, and also who are preparing for PCS examinations और also UPSC. आपको कोई भी competitive examination जो भी हाई लेवल का होता है तो उसमें आपको वुड्स डिस्पैच 1854 से क्वेश्चन आते ही आते हैं. सो उस डिस्पैच आपको पढ़ना होता है. नेट जीआरएफ का जो पेपर है उसमें एक यूनिट है इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इंग्लिश यूज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. तो उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स है. उर्स डिस्पैच ऑफ 1854, हंटर कमीशन, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो पढ़ने पड़ते हैं आपको. मैं वन बाय वन आपको सब लेकर आऊँगी, ठीक है. तो देखिए उर्स डिस्पैच से कई बार क्वेश्चन आपको नेट में आ चुके हैं. मैं अभी बताऊंगी कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है. एक्चुअली जो उर्स डिस्पैच है वो एक एजुकेशन पॉलिसी था, ठीक है. एजुकेशन पॉलिसी था जिसका मेन पर्पस था टू इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन ऑफ इंडिया, टू प्रमोट इंडियन एजुकेशन. एक्चुअली हाउ टू एस्टेब्लिश कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, and what type of the medium of instruction, what type of language should be applied for teaching at school level, especially at primary level, middle level or high school levels, or also in schools and colleges. ये सब मैं आपको बताऊंगी उस डिस्पैच में, ठीक है. ओके, लेट अस सी. Wood's Dispatch was an educational policy which laid the foundation for modern Indian education system. यानी कि मॉडर्न इंडियन एजुकेशन के का फाउंडेशन दिया इसने. वुड्स डिस्पैच जो एजुकेशन पॉलिसी है वह मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज. क्योंकि इस टाइम क्या था, ये बात है, यह 1854 है. इस टाइम हमारा कंट्री जो था वह अंग्रेजों का ही क्या था, गुलाम था. यानी कि हम लोग किसके कंट्रोल में थे, आई मीन हमारा कंट्री किसके कंट्रोल में था, तो वह ब्रिटिश राज के कंट्रोल में था. तो इसलिए ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज है यहाँ पे, ठीक है. सो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल प्लान सेंट बाय सर चार्ल्स वुड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर आपका बन रहा है. ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन प्लान है, इसको किसने भेजा था, सर चार्ल्स वुड, ठीक है. जो वुड यहाँ पे आप देख रहे हैं, सर चार्ल्स वुड ने भेजा था. जो कि क्या, किनको भेजा था, टू लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी को भेजे थे सर चार्ल्स वुड ने. एजुकेशन पॉलिसी जो भेजा था वह था वुड्स डिस्पैच, ठीक है. किसको भेजा था इन्होंने, तो जनरल लॉर्ड डलहौजी. मीन्स इट वाज अ फॉर्मल डिस्पैच दैट वाज सेंट बाय सर चार्ल्स वुड. चार्ल्स वुड कौन थे, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है. इस टाइम उस टाइम जो है चार्ल्स वुड जो थे वो द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थे. और लॉर्ड डलहौजी कौन थे उस टाइम, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है. यानी कि इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी. So it is also known as the Magna Carta of English Education in India. इसको मैंने हाईलाइट भी किया है. ये रिसेंटली भी पूछा था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में. ये एक बार नहीं 2 बार पूछा जा चुका है प्रीवियसली एग्जाम में, नेट एग्जाम में. एकदम ऐसा ही क्वेश्चन था. ओके, क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन था, क्वेश्चन तो ये था विच इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. तो उसमें एक ऑप्शन था वुड्स डिस्पैच 1854. तो आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो आपको ध्यान में रखना है वुड्स डिस्पैच इज आल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एंड इट वाज अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन शेपिंग मॉडर्न एजुकेशन. अब यहाँ पर क्या है कि वुड्स डिस्पैच के तहत मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया, ठीक है. अब मॉडर्न एजुकेशन में क्या क्या प्रमोट किया गया वो हम इनके प्रोविजंस में देखेंगे. चलिए प्रोविजंस देखते हैं. प्रोविजंस में क्या था, पहला इस एक्ट में वुड्स डिस्पैच में इट प्रपोज अ सिस्टमैटिक हायरार्की ऑफ स्कूल्स यूजिंग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन
primary schools and the Anglo vernacular medium in high schools with English as the medium for higher education. यानी कि लैंग्वेज जो है वह लैंग्वेज के थ्रू ही इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो किस टाइप का लैंग्वेज यूज करना है ना स्कूल्स में। तो देखिए इनका इस एक्ट के तहत कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल्स में आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज करना था, ठीक है। यानी कि इसको हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि जो हमारा रीजनल लैंग्वेज होता है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जो है वो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनको अपने मदर टंग में पढ़ाना ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा आसान होता है, बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। तो इन्होंने इस वजह से, इस इंटेंशन से काफ़ी दिमाग लगाकर, दिमाग तो इनके पास बहुत ही था, ठीक है, ब्रिटिशर्स को, तो वो उसी हिसाब से ये बोले कि आपको वर्नाकुलर जो है लैंग्वेज का यूज करना है टीचिंग में प्राइमरी स्कूल्स में, जिससे बच्चों की पढ़ाई होती है। एंड द एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम इन हाई स्कूल्स, यानी टीचिंग का जो मीडियम होगा या इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग होगा वो एंग्लो वर्नाकुलर होगा। किसमें? तो मिडिल में होगा, ठीक है, मीडियम। और हाई स्कूल में क्या होगा? विद इंग्लिश एज द मीडियम फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश में टीचिंग का जो इंस्ट्रक्शन होगा वह किस में होना चाहिए? वह हायर एजुकेशन में ही लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इस एक्ट में अब क्या क्या आया? दिस एक्ट implied the responsibility of Indian education on the company and focused on spreading European literature, science and philosophy through English while promoting Indian language at the primary level. यानी कि इस एक्ट के थ्रू जो है इंडियन एजुकेशन पे तो जोर दिया ही गया, ठीक है, लेकिन साथ में क्या क्या फोकस किया गया? ऑन स्प्रेडिंग यूरोपियन लिटरेचर, क्योंकि इनका हर चीज में मकसद क्या था कि अपना लैंग्वेज, अपना लिटरेचर, अपना कल्चर को ऊपर रखना, सुपीरियर, ठीक है। तो इसलिए ये जो भी एक्ट लेकर आते थे तो उसमें थोड़ा बहुत हमारी इंडिया का लिटरेचर वगैरह का प्लानिंग होता था, लेकिन इनमें उनमें उनका ज़्यादा होता था। देखिए जैसे कि इस एक्ट में भी उन्होंने क्या कहा कि ये इंडियन एजुकेशन को तो इम्प्रूव करेंगे ही, लेकिन फोकस किस पे करते हुए? यूरोपियन लिटरेचर पे, साइंस पे एंड फिलोसफी थ्रू इंग्लिश वाइल प्रोमोटिंग इंडियन लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल ना, ठीक है। यानी कि प्राइमरी लेवल पे वो इंडियन लैंग्वेज को बोल रहे थे प्रोमोट करने के लिए, और हायर जो एजुकेशन है उसमें इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा। इट एम टू प्रोवाइड वेस्टर्न नॉलेज एंड कल्चरल आइडियाज टू इंडियंस, यानी कि इनका मोटो ये भी था कि वेस्टर्न नॉलेज को प्रोवाइड कराना, ठीक है, वेस्टर्न नॉलेज से, क्योंकि उनके हिसाब से इंडियंस को तो कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो वो हर चीज़ में वो चाहते थे कि उनका जो भी वेस्टर्न नॉलेज हो, वेस्टर्न सब्जेक्ट्स हो, उससे अवेयर कराना इंडियंस को। सो दे वांटेड टू प्रोवाइड वेस्टर्न नॉलेज एंड कल्चरल आइडियाज टू इंडियंस, उनका जो भी कल्चर था, जो भी वेस्टर्न नॉलेज था, उनको अवेयर कराना, उनसे अवेयर कराना इंडियंस को इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट जो प्रोविजन है उस डिस्पैच हुआ है, इट रिकमेंडेड एस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज। अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि अब कुछ यूनिवर्सिटीज भी एस्टेब्लिश करने की बात हुई, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, टीचर ट्रेनिंग एंड द एक्सपेंशन ऑफ वीमेन्स एजुकेशन। अब यहाँ पर इस टाइम पहली बार अब वीमेन एजुकेशन पे फोकस की बात की गई, ठीक है। और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया, यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई इस एक्ट के तहत, एंड अ सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड वाज proposed to support private educational institutions and encourage private enterprise in education, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड वाज प्रपोज्ड, ठीक है, उसको प्रपोज किया गया। नेक्स्ट जो है इनका प्रपोजल था, इसमें प्रोविजन वो था, इट ग्रांटेड द परमिशन दैट एफिलिएटेड कॉलेजेस शुड बी सेट अप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है एफिलिएटेड कॉलेज को सेटअप किया जाए, ठीक है, ऐसा प्रावधान था इसमें। ऑल्सो एडवोकेटेड यूनिवर्सिटीज इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ
Calcutta, Bombay, and Madras. But there should be modelled on the University of London in 1857. ये तो मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि ये लोग जो है बाई 1857 तक ये कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को ये प्रोविंसेस घोषित कर चुके थे, और यहाँ पर ये लोग अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बना चुके थे। इवन बाई 1857 तक तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुके थे, क्योंकि 1840 और 1850 तक, 1840 और 1850 तक तो बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स और जो हाई स्कूल्स ओपन हो गए थे, और 1857 तक बहुत सारे ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश किए गए थे। इसके अंदर ही 1847 में इन्होंने फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भी एस्टेब्लिश कर लिया था, जो कि फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको नेट में एक बार पूछा गया था इस वाले यूनिट से कि बीच में जो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस सेटअप ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, 1847 में वो भी रुड़की के नाम से था। बाद में उसको टॉमसन कॉलेज के नाम से उसको चेंज कर दिया गया आई थिंक। तो वो रुड़की में सेटअप किया गया। फिर बैतूल कॉलेज है, फिर आई मीन पूसा में सेटअप किया गया एग्रीकल्चर उस टाइम में। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी ये, ठीक है। लेकिन ये सब जो यूनिवर्सिटी जो भी बनाया गया कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में, तो ये जो भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस बनी, तो ये क्या कहना था कि दैट शुड बी बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यानी कि लंदन बेस पे बनना चाहिए, ठीक है। हालांकि बना, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि एकदम लंदन बेस पे ही बन गया, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे यहाँ किस टाइप की यूनिवर्सिटी है। हाँ, लेकिन ये सच है कि शायद हमारा कंट्री उस टाइम वैसा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ना बना पाता। कुछ चीज़ है जो उन लोगों ने बनाया वो अच्छा है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं या जो भी है बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो प्रोविज़न था वह था, it promoted the teaching of Western knowledge and the promotion of English as a means of introducing Indians to modern science and literature। यानी कि इनका, अब मैं पहले भी बताई हूँ कि इनका जो था कि टीचिंग के थ्रू वेस्टर्न नॉलेज को एक्सपेंड करना और प्रोमोट करना इंग्लिश लैंग्वेज को ना, इसलिए ये इंडियन लिटरेचर में भी ये इंग्लिश एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें इंसर्ट किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इनका प्रोविजन है, इट आल्सो एम्फेसाइज द प्रॉपर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एट ऑल लेवल्स विद रिकमेंडेशंस फॉर एस्टेब्लिशिंग टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स। यानी कि टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए भी इस लेवल पे इन्होंने बात की, और फिर टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया। इट आल्सो नेक्स्ट जो है था इनका प्रोविजन, इट आल्सो इनकरेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिंग एजुकेशन फॉर वुमेन। अब यहाँ पर वीमेन एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाने लगा, ठीक है। वुड्स डिस्पैच की जो प्रोविज़न है उसमें वीमेन एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाने लगा, ठीक है। उन्हें कहना था कि अब क्योंकि वीमेन जो थी उस टाइम हमारे कंट्री में काफ़ी इलिटरेट थी, अनपढ़ थी, तो इनका कहना था कि फीमेल एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने एक्सपेंडिंग एजुकेशन फॉर वीमेन पे प्रोविजन लाया इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट जो प्रोविजन था वुड्स डिस्पैच 1854 का, बीइंग द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, it encouraged the proper education for Muslims, as the Muslims were educationally backward at that time। उस टाइम में पहली बार ऐसी एक्ट लाया गया जिसमें वीमेन और मुस्लिम्स के एजुकेशन पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया, ठीक है। आपका ये भी क्वेश्चन बन रहा है, इस तरह से भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये प्रोविजन के तहत वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 के तहत वीमेन एजुकेशन पर एम्फेसाइज किया गया, प्लस में मुस्लिम्स की एजुकेशन पर भी एम्फेसाइज किया गया, क्योंकि उस टाइम जो मुस्लिम्स थे वो एज ए वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे और जो एकेडमिकली भी बैकवर्ड थे, तो इसलिए उनको लगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रोविज़न जो था वुड्स डिस्पैच 1854 का वह था, इट आल्सो रिपुडिएटेड द डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी विच सजेस्टेड एजुकेशन शुड बी filtered down from elite to the masses। No, it focused on the mass education and the expansion of primary, middle and high
स्कूल्स। अब देखिए ये डाउनवर्ड फिल्टरेशन कहाँ से आ गया यहाँ पे वर्ड, ये डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी को ये पहली बार प्रमोट किया यहाँ। तो ये जो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी है यह कौन लेकर आया, यह मैकॉले लाया, लॉर्ड मैकॉले who was a British historian and politician who came to India in 1834। यह भारत में आए 1834 में। और इनकी जो है मिनट, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, इनका जो मिनट है काफ़ी फेमस है, जो कि 1835 में एट ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश हुई थी। इनका जो मिनट है वो काफ़ी फेमस है मैकॉले का। इसी में इन्होंने कहा था कि वी हैव टू टीच पीपल हु आर Indian in color and English in taste। We have to teach people who are Indian in color but English in taste। We have to teach them some foreign language। ये पहली बार अपने मिनट में बहुत सारा चीज़ लेकर आए, लिखे ही कैसे कैसे, मतलब इसमें इनको थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी दिखती है आपको इसमें, कैसे कैसे कम चतुराई से बहुत सारी चीज़ें लिखे गए हैं कि हमें कैसे कैसे उन्हें अपना लैंग्वेज को, अपना कल्चर को, अपने सब्जेक्ट को हमें ऊपर लेकर के जाना है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, हमें इन्हें फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाना है क्योंकि इन्हें नहीं आती है। ठीक है, तो जब मैकॉले आए थे इंडिया तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी लीडिंग फिगर साबित हुए। ठीक है, यही सबसे पहले जब आए थे तो बोले कि हमें इनको फॉरेन लैंग्वेज टीच करना है इंडियन को, और क्योंकि इन्हें लैंग्वेज नहीं आती है इंग्लिश तो हम इसे पढ़ाएंगे, और जब पढ़ेंगे तो हम इस तरह से अपना हम लैंग्वेज इन पे इम्पोज करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे इकोनॉमी पे भी इनका ध्यान था, लैंग्वेज तो एक इनका मीडियम था जाने का। ठीक है, तो इन्होंने मिनट लेके आया। फिर 1835 में ही इन्होंने क्या किया, उस टाइम क्या था, पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सो ही रिप्लेस्ड पर्शियन एंड implemented English as the official language। ओके, in 1835 मैकॉले इन्होंने जो पर्शियन था ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया को, उसको हटा करके इन्होंने इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने घोषित किया 1835 में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोविजन हम देख लेते हैं। हाँ, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की बात मैं नहीं कर पाई है, बताती हूँ। तो ये हम मैकॉले ही लेकर आए थे डाउनवर्ड फिल्टरेशन। ओके, डाउनवर्ड फिल्टरेशन जो है वह मैकॉले ही लेकर आए थे। तो ये डाउनवर्ड फिल्टरेशन में एक्चुअली क्या था कि मैकॉले का कहना था कि वी हैव टू एजुकेट स्मॉल ग्रुप ऑफ इलीट क्लास पीपल एंड देन दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ इलीट क्लास पीपल विल एजुकेट द मैस ऑफ पीपल, है ना। तो इस तरह से एजुकेशन बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये इनका फिल्टरेशन थियरी यही था। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी का मतलब था टॉप टू डाउन की तरफ, यानी कि अपर क्लास इलीट क्लास को एजुकेट करना है छोटे ग्रुप में, और वो इलीट क्लास जो है बहुत बड़े तादाद में जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उनको टीच करेंगे। क्योंकि जब इलीट क्लास से ही कॉपी करते हैं उसके नीचे वाले तबका, तो इसलिए इन्होंने दिमाग लगाकर ये थियरी लेकर आया डाउनवर्ड फिल्टरेशन। ठीक है, यानी हम अपर क्लास को, हम इलीट क्लास को हम जब टीचिंग करेंगे तो वो जा करके बहुत बड़े मैस को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और इट फोकस्ड ऑन मैस एजुकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल्स। नेक्स्ट प्रोविजन जो था, इट आल्सो मोटिवेटेड वुमेन टू सीक एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन एवरी प्रोविंस। हेंस बेटून स्कूल इन कलकत्ता फोकस्ड ऑन वीमेन्स एजुकेशन। क्योंकि यह वीमेन एजुकेशन पे भी फोकस किया उस डिस्पैच ऑफ 1854। तो यहाँ पर जो है वो बैतूल स्कूल कलकत्ता में फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, जिसमें वीमेन को एजुकेशन देने की बात की और खुला भी गया, और वीमेन को एजुकेशन देने को उसमें प्रमोट भी किया गया। ठीक है, अब एक और जो था, आल्सो एग्रीकल्चरल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स वे सेटअप एट पूसा, बिहार एंड रूड़की। यानी कि
क्योंकि एजुकेशन को बढ़ावा देना था, इस एक्ट के तहत विमेन को एजुकेट करना था, मुस्लिम्स को एजुकेट करना था, ठीक है, और वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करना था। तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चरल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को इन्होंने सेटअप किया, एंड दैट वेयर फर्स्ट दिस एग्रीकल्चर एंड इन फर्स्ट एग्रीकल्चर जो है यहाँ आपको पूसा में सेटअप किया गया बिहार में, और फिर रुड़की में आपका फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने सेटअप किया। सो ये है आपका ओवरऑल वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। ये सारे प्रोविजंस हैं, और ये सारे प्रोविजंस को अगर आप पढ़ लेते हैं जिस तरह से मैं बताई हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपको नेट एग्जाम काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। थैंक यू।